जय हिंद एवरीवन। तो हम कर रहे हैं एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आप अगर आ गए हैं तो क्लास जो है पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति का क्या महत्व है। तो मकर संक्रांति का महत्व पूछा है, जो कि क्या होता है, यह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का उत्सव है। मकर संक्रांति एक प्रमुख खगोलीय और सांस्कृतिक त्यौहार है। इस दिन क्या करता है, सूर्य जो है धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। और आपको ध्यान में रखना है, तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, पंजाब में लोहड़ी कहते हैं और असम में बिहू कहते हैं। यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कर्नाटक संगीत में वायलिन के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है बालूस्वामी दीक्षितर जी को। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बालूस्वामी दीक्षितर महानतम संगीतकार मुथुस्वामी दीक्षितर के छोटे भाई ने पश्चिमी वाद्य यंत्र वायलिन को जो है भारतीय संगीत में प्रमुख संगीतीय वाद्य यंत्र के रूप में अनुकूलित किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर पूर्वी भारत का कौन सा त्यौहार लोकप्रिय रूप से 100 ड्रम्स डांस के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं 100 ढोल नृत्य। ये जो है बांग्ला देखने को मिलेगा आपको, जिसे 100 ड्रम नृत्य भी कहते हैं ना। तो बांग्ला मेघालय और असम की गारो जनजातियाँ का सबसे महत्वपूर्ण कटाई के बाद माने जाने वाला त्यौहार है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, गारो जनजाति द्वारा ये किया जाता है। यह सूर्य देवता के साल गंजों की फसल फसाई की अच्छी पैदावार के लिए धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे सूर्य सेन चटगांव शास्त्रकर छापे के साथ मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। तो ये इनमें जो है कल्पना दत्त का नाम आपको ध्यान में रखना है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन मास्टर दा के नेतृत्व में क्रांतिकारी संगठन इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने ब्रिटिश सरकार के चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था। और उन्होंने जो है हथियार पहुंचाने और बारूद तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी। इसलिए कल्पना दत्त को यहाँ पर आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फुटपाथ में जो विक्रेताएं हैं उनको ऋण प्रदान करना स्वनिधि पीएम स्वनिधि का मुख्य उद्देश्य है, जो कि जो है लॉकडाउन के दौरान इसको चालू किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कब चालू किया गया था, 1 जून 2020 को। और कौन से मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये है एकीकृत लॉजिस्टिक और अवसंरचना विकास। पीएम गति शक्ति जो है योजना अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय योजना है। इसका मुख्य ध्येय भारत के मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना को सुधारना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना को सुधारना है। और बाकी ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहते हैं, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की उप प्रबंधन निदेशक DMD के रूप में सेवा देने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इसमें ध्यान में रखना, जो गीता गोपीनाथ जी हैं वो ये पहली महिला है। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री डॉक्टर गीता गोपीनाथ IMF की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम करने वाली पहली महिला थी। और जनवरी 2022 में उन्होंने पदोन्नत कर IMF का पहला फर्स्ट डिप्टी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इसकी स्थापना होती है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना IMF और वर्ल्ड बैंक की। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि BSA के अंतर्गत विवाह के कितने दिनों के भीतर जन्मे बच्चे को वैध मानने की धारणा उत्पन्न होती है। तो ये होती है इसमें 280 दिन। नए कानून जो आए हैं अभी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि 2023 BSA जो कि पुराने साक्ष्य अधिनियम थे 1872 की धारा 112 के अनुरूप ही हैं। उसमें कहा गया है कि 280 दिनों के भीतर हुआ जो माता अविवाहित रही है वह उस बच्चे के धर्मजत्व और अकाट्य साक्ष्य माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के कुछ सामान्य ज्ञान है। 2025 में मध्य प्रदेश में MPPSC परीक्षा के साक्षात्कार चरण में चयनित अनुसूचित SC जाति के उम्मीदवारों को कितनी प्रोत्साहन राशि देने की जो है बोला है। तो ये जो है 25,000 रुपये उनको दिया जाएगा। तो ये चीज़ इसमें ध्यान में रखना है आपको। मध्य प्रदेश लोकसभा
लोक सेवा आयोग जो है ये परीक्षा आयोजन करवाती है। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित कृषि गतिविधियां के लिए कौन सी घाटी अधिक महत्वपूर्ण है? तो आपने देखा होगा नर्मदा घाटी जो है, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा सर्वाधिक कृषि। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। इसका नर्मदा घाटी वाला भाग के जो राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, जिसे मध्य प्रदेश की कृषि रीढ़ भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि नर्मदा की कृषि रीढ़ किसे कहा जाता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा गेहूँ, सोयाबीन, चना, धान और गन्ना उत्पादन के लिए है, महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और मिट्टी पूछ सकते हैं, काली मिट्टी, और नर्मदा नदी उसकी सहायक नदी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में उदिता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किशोरियों को कहाँ पंजीकृत होना चाहिए? तो ये जो है आंगनवाड़ी केंद्र। उदिता योजना जो है मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की 10 से 19 वर्ष की किशोरियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और सैनिटरी नैपकिन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। धर्मोनी उर्स मध्य प्रदेश के किस संत के सम्मान में मनाया जाता है? तो धर्मोनी जो है वो मनाया जाता है मस्तान साहब अली, जो कि कहाँ से संबंधित है? बीना जिले के तहसील के अंतर्गत धमोनी नामक ऐतिहासिक किले के पास प्रसिद्ध सूफी संत बलजाती मस्तान साहब अली की मज़ार पर लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और कब लगता है? चैत्र वैशाख के महीने में। मध्य प्रदेश में सिंचाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो नर्मदा नदी सिंचाई के एक प्रमुख स्रोत है, अभी अपन ने ऊपर देखे हैं। ताप्ती नदी राज्य के कुछ हिस्सों को सिंचाई देती है, सही है। गंगा नदी घाटी भी सिंचाई में योगदान देती है, लेकिन काली सिंध और तवा नदियाँ जो है सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी मध्य प्रदेश के ही भाग हैं। तो ये आपको देखना है। बाकी तवा परियोजना मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना में से एक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठें इंदौर और ग्वालियर में कब स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित आपको देखने को मिलेगा 28 नवंबर 1968 में। 1956 में मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थापित किया गया था। बाद में हाई कोर्ट एक्ट के तहत जो है राष्ट्रपति की अधिसूचना पर 28 नवंबर 1968 को इंदौर और ग्वालियर में उच्च न्यायालय की 2 पीठों की स्थापना की गई थी, जो कि परमानेंट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उच्च न्यायालय तो जबलपुर में मिलेगा, लेकिन उनकी कुछ पीठ है ग्वालियर और इंदौर में भी स्थापित है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को उच्च न्यायालय को प्रभावित करने वाला प्रमुख परिवर्तन क्या हुआ? 1 नवंबर 2000 को आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और छत्तीसगढ़ जो है उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थापित हो गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था 1 नवंबर 2000 को। तो इसका पुनर्गठन हुआ था और छत्तीसगढ़ नया राज्य जिसमें जो है 3 संभाग चले गए थे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना। और 16 जिले के साथ इसको बनाया गया था। फिर आता है कलगी तुर्रा गीतों में निम्नलिखित में से किस सूत्र की सामग्री शामिल हो सकती है? तो इसमें देखने को मिलेगा आपको पौराणिक, सामाजिक और दार्शनिक विषय। कलगी तुर्रा जो है मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध, अत्यंत प्राचीन और लोकप्रिय प्रतिष्ठात्मक लोक गायन शैली है। इसमें 2 आंकड़े या समूह होते हैं, एक तो कलगी और तुर्रा। इसमें गायकों द्वारा महाभारत, रामायण और पुराणों, सामाजिक समस्याओं, दर्शन और नीति शास्त्र संबंधित अध्यात्म आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, ये तो खाली की रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको जाने देते हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, सॉरी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज साइंस का क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 50 सेंटीमीटर दी है। एक वस्तु दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की दूरी बताना है और आवर्धन m ज्ञात करना है। तो आपको पता है कल भी जो लिया था मैंने, उसमें बताया था कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r प्लस में लिया जाता है और फोकस दूरी जो होती है f = r/2 और वस्तु की दूरी जो है u बराबर माइनस में ली जाती है, जो कि 60 दिया है। तो अपन दर्पण का सूत्र होता है एक 1/f = 1/v
प्लस 1/u, उसमें आप मान रखोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, दूरी जो आ जाएगी +16.67 सेंटीमीटर और आवर्धन आ जाएगा 0.278। तो आपको जो है फॉर्मूला ध्यान में रखना है। एक उत्तल लेंस का उपयोग प्रोजेक्टर के रूप में पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। तब वस्तु की दूरी होती है, तो वस्तु की दूरी आपको मिलेगा f और 2f के बीच में, मतलब f से अधिक देखने को मिलेगी। प्रोजेक्टर मूल्यकार जो है फिल्म के छोटे आकार का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बनाता है। उत्तल लेंस के नियमानुसार जब किसी वस्तु को f और वक्रता केंद्र 2f के बीच रखा जाता है तो वह एक तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 21, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सबके लिए। तो उसमें क्या होता है, प्रकीर्णन, लंबे पथ के कारण नीली किरणें अधिक प्रकीर्णित हो जाती हैं जिससे लाल रंग शेष रहता है। तो ये जो है ऑप्शन दिया था पुलिस में, एमपी पुलिस में। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है जिससे सूर्य के प्रकाश को प्रेक्षक तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। रेले के प्रकीर्णन के अनुसार कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश नीला और बैगनी और वातावरण के सूक्ष्म कणों द्वारा चारों ओर प्रकीर्णित होकर बिखर जाता है जिससे जो है हमारी आंखों को लाल दिखाई देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है। एक वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है जो कि 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई का है। उत्तल लेंस समान आमाप का प्रतिबिंब बनाता है। यदि उत्तल लेंस को अवतल लेंस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो क्या होगा। तो ये आप सूत्र पढ़ लीजिएगा, बाकी आंसर आ जाएगा अपन, प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर से कम होगी और प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा। तो यहाँ ये दिया है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23, 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई का एक उत्तल दर्पण 1.4 आवर्तनांक के तरल के अंतर्गत रखा गया है। तरल के अंदर दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। तो गोलीय दर्पणों की फोकल दूरी f होती है और वक्र त्रिज्या अभी बताया मैंने r = 2f होती है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला में रखोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। सामान्य अध्ययन की गति की गई धातुओं में कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सबसे अधिक अभिक्रियाशील मानी जाती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा सोडियम धातु जो है ऑक्सीजन के साथ सबसे अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए इसे जो है दुर्घटना से बचाने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये आपने सुना होगा। तो सबसे धातु की सक्रियता श्रेणी में क्षारीय धातु सबसे ऊपर होती है जो कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ अत्यंत क्रिया करती है और Na2O जो है सोडियम ऑक्साइड बनाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मानव शरीर की pH रेंज क्या होती है। pH रेंज जो है मानव शरीर के सभी जैविक कार्य एंजाइमिक क्रियाएं एक संकीर्ण pH परास में ही सुचारू रूप से कार्य करते हैं। मानव रक्त की जो शारीरिक द्रव्यों का सामान्य pH होता है वो होता है 7.35 से 7.45। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एल्यूमिनियम की फॉइल्स अम्लीय और क्षारीय वातावरण में अलग अलग तरीके से क्यों संरक्षित होती है। क्योंकि एल्यूमिनियम जो है अम्लों के समान रूप से घुलता है और क्षारों का सुरक्षात्मक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है बनाता है। तो ये चीज़ आपको ऑक्साइड। एल्यूमिनियम एक उभयधर्मी धातु है जिसकी सतह पर प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली सुरक्षात्मक जो है परत देखने को मिलेगी और बाकी जो है इसका अवक्षेप बनाकर एक अलग तरह की सुरक्षात्मक स्थिति उत्पन्न कर लेता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सोडियम और एल्यूमिनियम में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या अधिक है और क्यों। तो केवल सोडियम बड़ा है क्योंकि पूरे आवर्त में उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है। तो आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य रूप से ऊर्जा स्तर जुड़ती है, लेकिन नाभिकों में जो क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जिससे क्या होता है एल्यूमिनियम की तुलना से बल खिंचता है, जिससे सोडियम की परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम से बड़ी होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह द्वि आणविक अभिक्रियाओं में सबसे अधिक स्टैटिक त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है। तो ये करता है न्यूफेंटाइल समूह।
SN2 जो अभिक्रिया है एक ही पथ पर मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था के माध्यम से होती है, जब नाभि इसने ही पीछे की ओर से आक्रमण करता है और न्यू पेंटिल समूह बनाता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, थायरॉक्सिन हार्मोन किसे नियंत्रित करता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का चयापचय करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। गर्दन में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन जो है हार्मोन शरीर में आधारभूत उपापचय दर का नियमन करता है। ये भोजन में पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अपचयन और उपचय को नियंत्रित करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दिन के समय जाइलम में पानी को ऊपर की ओर खींचने का मुख्य कारण क्या है? तो उसमें आपको पता है पत्तियों की कोशिकाओं में जो है बाष्पोत्सर्जन का खिंचाव पड़ता है, ट्रांसपिरेशन पुल होता है। पौधों की जड़ों में जो है पत्तियों तक जल के ऊपर चढ़ने का मुख्य कारण बाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत है। दिन के समय जब पत्तियां के रंध्र खुले होते हैं तो पानी बनकर जो है वायुमंडल में उड़ता है। इसमें पानी की पत्तियों की कोशिका जल विभव में घट जाता है और ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है, जिससे जो है शिखरों की ओर ऊपर खींचता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 31, एक शरीर वयस्क प्रतिदिन लगभग 180 लीटर प्रारंभिक निस्पंदन करता है, लेकिन केवल 1 से 2 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। इसके लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो इसके लिए जो है गुर्दे की नलिकाओं में चयनात्मक पुनः अवशोषण, ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसमें ये दिया है मानव वृक्क जो है नेफ्रॉन द्वारा प्रतिदिन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन छानता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। होमोसेपियंस और होमो निएंडरथैलेसिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नहीं है, पूछा है, नहीं है। तो आनुवांशिक साक्ष्य पुष्टि करते हैं क्योंकि इसके बीच संक्रमण हुआ है, सही है। होमोसेपियंस ने कृषि विकसित की, जबकि निएंडरथल ने शिकार पर निर्भर थे, सही है। दोनों प्रजातियाँ सामान्य मानव पूर्वज में विकसित हुई है, तो ये भी सही है। बाकी ये गलत हो जाएगा कि होमोसेपियंस का शरीर जो है मजबूत होते हैं, छोटे अंग वाला होता है, ठंडे जलवायु के लिए अनुकूल होते हैं, और निएंडरथल का शरीर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने, गलत आ जाएगा। बाकी आज के क्वेश्चन यही होते हैं ख़त्म। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।